हाय फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि आव्यूह क्या होता है। आव्यूह के बारे में हम लोग पढ़े थे और उसके बाद से आव्यूह की परिभाषा देखे थे कि आव्यूह क्या होता है। उदाहरण के माध्यम से भी आव्यूह को समझे थे हम लोग। आव्यूह को समझने के बाद हम लोग आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं ये जान लिए थे कि आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं। अब इसके बाद से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि आव्यूह का योग। आव्यूह का योग क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे कि आव्यूह का योग क्या होता है, आव्यूह का घटाव क्या होता है, एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे। उसके बाद से योग और घटाने पर लेकर कुछ क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम उसके जो है गुणा और भाग को भी समझेंगे। आइए समझते हैं कि आव्यूहों को कैसे जोड़ा जाता है। यदि दो आव्यूह को जोड़ना हो तो कैसे जोड़ा जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आव्यूह को जोड़ने और घटाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आव्यूह को कैसे जोड़ा जाएगा और घटाया जाएगा। तो ध्यान रहे कि यदि दो आव्यूह को एक में जोड़ना हो, दोनों आव्यूह में पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए, दोनों आव्यूह में स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए, जिसके कारण हम आसानी से जोड़ और घटाव कर सकते हैं। आइए एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल्स है कि हम एक आव्यूह लेते हैं, जिस आव्यूह में हम अंक ले लेते हैं। मान लीजिए 2, 3, 5, 2, 1, 7, 3, 2, 1। एक एग्जाम्पल हम लिए, एक आव्यूह हम ले लिए। अब इस आव्यूह में दूसरे आव्यूह को तभी जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं जब इस आव्यूह के समान दूसरा आव्यूह हो। अर्थात अगर एक दूसरा आव्यूह भी यदि हम लें तो इस आव्यूह को उस आव्यूह को तभी जोड़ सकते हैं जब दोनों आव्यूह के पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो, बराबर हो। ध्यान देंगे कि यदि ये देखेंगे कि हमारे पास एक आव्यूह और लिया जाए जिसको योग इसमें करना है, तो अगर हम एक कोई आव्यूह लेते हैं 7, 5, 2, 3, 2, 1, 8, 9, 3। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों आव्यूह का योग करना हो तो इसका योग हम आसानी से कर सकते हैं। अर्थात दो आव्यूह को तभी जोड़ा जा सकता है जब दोनों आव्यूहों की पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो। इस आव्यूह में देखते हैं पंक्तियां। आपको जैसे इसके पहले वीडियो में बताया था कि पंक्तियों और स्तंभों को कैसे देखा जाता है। तो एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति, यानी कि पहले आव्यूह में 3 पंक्ति है तो देखेंगे दूसरे आव्यूह में कितनी पंक्ति है, 1, 2, 3। इसमें भी 3 पंक्ति है, इसमें भी 3 पंक्ति है। पंक्तियों की संख्या तो समान है। अब हम ये देखेंगे स्तंभों की संख्या, 1, 2, 3। इसमें 3 स्तंभ है, 1, 2, 3, तथा दूसरे आव्यूह में भी 3 स्तंभ है। अर्थात इन दोनों आव्यूह में पंक्तियों की संख्या भी समान है और स्तंभों की संख्या भी समान है। तो योग या घटाव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दोनों आव्यूह में जिसको जोड़ना होगा व घटाना हो, दोनों आव्यूह में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या बराबर हो। अब ऐसे आव्यूह को जब योग करना होता है तो ध्यान रहना चाहिए वो योग कैसे करना है। तो 2 और 7 जोड़ेंगे, 2 और 7 जुड़ेगा तो कितना होगा, 9। 3 और 5 जुड़ेगा तो कितना होगा, 8। 5 और 2 जुड़ेगा तो कितना होगा, 7। तो इस आव्यूह के इस तत्व को इसमें जोड़ेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे। उसके बाद नीचे वाली लाइन में आएंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे और इसको इसमें जोड़ेंगे। फिर उसके नीचे वाली लाइन में आएंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे और इसको इसमें जोड़ेंगे। तो पहली पंक्ति को हम योग कर चुके हैं, दूसरी पंक्ति का योग करेंगे तो 2 और 3 जोड़ेंगे, 3, 2, 5 हो जाएगा। 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। 7 और 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 3 और 8 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। 2 और 9 जोड़ेंगे तो यह भी 11 ही होगा और 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4 होगा। इस प्रकार से दो आव्यूहों का योग किया जाता है। तो दो आव्यूहों का योग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जिन दो आव्यूहों का योग करना है या घटाव करना है, उन दोनों आव्यूहों की पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होगी। आव्यूहों का योग का दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये है हमारे सामने दूसरा एग्जाम्पल, और इसको हम जोड़कर देखेंगे, जोड़ करके समझाया जाएगा कि दो आव्यूहों को कैसे जोड़ा जाता है।
ध्यान दें फ्रेंड्स, सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि आप दो अवयवों को योग करना है या घटाव करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसके दोनों अवयवों में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर, अर्थात यम और n का मान आपस में बराबर हो। जितना पंक्ति इसमें हो उतना ही पंक्ति दूसरे भी अवयव में होना चाहिए। जितने स्तंभ पहले अवयव में है उतना ही स्तंभ दूसरे अवयव में होना चाहिए। योग करके देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अवयव में पहले इसके पहले तत्व को इसके पहले तत्व से जोड़ते हैं, इसके दूसरे तत्व को इसके दूसरे तत्व से जोड़ते हैं, और इसको इसमें जोड़ते हैं, इसको इसमें जोड़ेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे और इसको इसमें जोड़ेंगे। ध्यान देते हैं कि कैसे अवयवों को, दो अवयवों को आपस में जोड़ा जाता है। मैंने एग्जाम्पल बता दिया है आपको, और आपको ये दूसरा एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल्स के माध्यम से दो अवयवों को जोड़ते हैं तो उनका जवाब भी हम अवयव में ही देते हैं। और जितनी पंक्तियां, जितने स्तंभ इन दोनों अवयव में होगा उतना ही स्तंभ और उतनी ही पंक्तियां इनके योग में भी होगा। ध्यान देंगे तो दो को एक में जोड़ेंगे, दो एक तीन, चार और तीन एक में जोड़ेंगे तो चार तीन सात, छह को शून्य में जोड़ेंगे तो छह और शून्य जोड़ेंगे तो छह ही होगा। पांच को दो में जोड़ेंगे तो पाँच दो सात हो जाएगा, और तीन को शून्य में जोड़ेंगे तो तीन ही होगा, और यहाँ दो को पांच में जोड़ेंगे तो सात होगा। इस प्रकार से इस अवयव का योग होता है। दो अवयवों को इस प्रकार से जोड़ाता है। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। एक एग्जांपल और देखते हैं कि यदि दोनों अगर अवयव का कोई अंक हो तो उसको किस प्रकार से हम योग करेंगे। एग्जांपल्स और देखते हैं। जो एग्जांपल्स आपके सामने है तो देखिए कि ये अवयव है, इस अवयव के आगे एक अंक है 2 और इस अवयव के आगे एक अंक है 4। अब इस अवयव को कैसे योग करेंगे इस वीडियो के माध्यम से इसको ध्यान देंगे, समझेंगे। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले इसका जो अंक होता है उसका उस अवयव के सभी तत्वों में पहले गुणा करा लेते हैं, उसके बाद ये अवयवों को योग करते हैं, जोड़ते हैं। तो 2 को गुणा आप एक में करेंगे तो अगला यह अवयव दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 2 का गुणा 0 में करेंगे तो ये 0 होगा, और 2 का गुणा 3 में करेंगे तो यह 6 हो जाएगा। और प्लस है तो प्लस कर देंगे। उसके बाद से 4 गुणा इस 4 का गुणा इस अवयव के सभी तत्वों में करेंगे तो 4 गुणा 5 में करेंगे तो आपको मिलेगा 20, 4 गुणा 2 में करेंगे तो मिलेगा 8, 4 गुणा 2 में करेंगे तो मिलेगा 8, 4 गुणा 0 में करेंगे तो होगा 0। अब इस अवयव का योग कर लेंगे। योग करने का नियम आपको पता ही है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो उसी प्रकार से जोड़ेंगे। तो 2 को जोड़ेंगे 20 में तो हो जाएगा यह 22, 2 को जोड़े 20 में तो 22 हो गया। 4 को जोड़ेंगे 8 में तो 8 और 4 मिलकर हो जाएगा 12, 0 को जोड़ेंगे 8 में तो ये होगा 8 ही, 6 को जोड़ेंगे 0 में तो ये होगा 6, ये हो जाएगा 6। इस प्रकार से, और आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर आप ध्यान देना चाहिए किस प्रकार से योग हो रहा है। अगर बात समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में यस, अगर नहीं समझ में आती है तो नो लिख करके जरूर भेजें। हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से अवयवों का योग समझे। अब हम समझेंगे कि दो अवयवों को आपस में घटाना हो तो किस प्रकार से घटाएंगे। आइए इस एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास दो अवयव है जिसमें एक अवयव में से दूसरे अवयव को घटाना है, तो किस प्रकार से घटाया जाएगा इस बात को ध्यान देते हैं। जो रूल्स योग के हैं वही रूल्स घटाव के भी हैं, लेकिन है क्या कि इसमें योग करना होता है, इसमें एक अवयव में से दूसरे अवयव को घटाना होता है, लेकिन सब कुछ वैसे ही होता है। ध्यान दीजिएगा, जब घटाना है तो इस अवयव में से इस दूसरे अवयव को घटाना है तो सब कुछ सेम वैसे ही होगा। लेकिन इसमें क्या करना है, घटाना है। दो अवयवों का घटाव का जवाब भी हम अवयव में ही देते हैं। अब ये इसमें से इसे घटाया जाएगा, 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 और इसमें से इसे घटाया जाएगा। जबकि यही रूल्स योग में था जिसमें जोड़ा जा रहा था, और इसमें क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। तो ध्यान देंगे रूल्स के अनुसार 5 में से 3 घटाएंगे तो प्राप्त होगा 2, 8 में से 5 घटाएंगे तो प्राप्त होगा 3, 3 में से 7 घटाएंगे तो प्राप्त होगा -4,
-4। 6 में से 5 घटाएंगे तो प्राप्त होगा -1। 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 में से 0 घटाने का मतलब कुछ नहीं, तो यार साथ अब 6 ही बचेगा। 6 में से 0 घटाने का मतलब है कि 6, और 9 में से 9 घटाएंगे तो प्राप्त होगा 0। अतः इस प्रकार से यह अवयव प्राप्त होगा। अगर एक अवयव से दूसरे अवयव को घटाते हैं तो आप इस प्रकार से घटाएंगे। दो अवयव को घटाओगा, एक दूसरा एग्जाम्पल्स लेते हैं, दूसरे एग्जाम्पल्स के माध्यम से भी समझते हैं कि दो अवयव को आपस में कैसे घटाया जाएगा। तो ध्यान देंगे सब कुछ वैसे ही होगा जैसे कि मैंने आपको बताया। ध्यान देंगे तो आप करेंगे कि 5 का, मैंने जैसे बताया था कि एक जो बाहर वाला जो अंक होता है उसका गुणा अवयव के सभी तत्वों में करते हैं। जब ऐसा कर लेते हैं तब हम योग करेंगे या घटाव करेंगे। तो 5 गुणा 2 में हम करेंगे तो 5 गुणा 2 में करने के बाद हमें प्राप्त होगा 10। 5 गुणा 4 में करेंगे, यदि 5 गुणा 4 में करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 20। 5 गुणा 5 में करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 25। 5 गुणा 7 में करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 35। उसके बाद से माइनस, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद से है 3 गुणा 5 में करेंगे तो प्राप्त होगा 15। 3 गुणा 4 में करेंगे तो प्राप्त होगा 12। 3 के गुणा 2 में करेंगे तो प्राप्त होगा 6। 3 गुणा 5 में करेंगे तो प्राप्त होगा 15। इस प्रकार से हमें अंक प्राप्त होंगे। अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो जब घटाएंगे तो रूस तो वही है, 10 में से 15 घटाएंगे तो प्राप्त होगा -5, क्योंकि 15 अधिक है। 20 में से 12 घटाएंगे तो प्राप्त होगा 8। 25 में से 6 घटाएंगे तो प्राप्त होगा 19। 35 में से 15 घटाएंगे तो प्राप्त होगा 20। अतः इस प्रकार से इस अवयव का घटाव होगा -5, 8, 19 और 20। इस प्रकार से प्राप्त होगा। तो मैंने जैसे कि बताया था कि आप दो अवयव में जितने पंक्तियां, जितने स्तंभ होते हैं, उनके जोड़ या घटाव के बाद भी जो अवयव प्राप्त होते हैं उसमें भी उतने ही पंक्तियां या स्तंभ होते हैं। गए अपने चैप्टर में सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक अवयव दिया गया है। इस अवयव में आपको बताना है कि कुल कितने तत्व हैं, इस अवयव में कितनी पंक्तियां हैं, इस अवयव में कितने स्तंभ हैं, इस अवयव का क्रम क्या है। इसका जवाब हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देंगे, इसको सीखेंगे। आपको इसके बारे में सारा चीज इसके पिछले वाले वीडियो में बता दिए थे कि अवयव के स्तंभ क्या होते हैं, पंक्तियाँ क्या होती है, उनके क्रम को कैसे लिखा जाता है और उसके तत्व को कैसे निकाला जाता है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं या हमें कमेंट करें। वो जानने के लिए क्या करते हैं, जो पंक्तियां होती हैं, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की जो संख्या होती है, तो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का आपस में गुणा कर देते हैं। कुल किसी भी अवयव में जब कुल तत्व बताने होते हैं तो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या में आपस में गुणा कर देते हैं, तो उसमें पूरे तत्व निकल जाते हैं। देखेंगे कि पंक्तियों की संख्या इस अवयव में पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो 1, 2, 3, तो पंक्तियों की संख्या है 3 और स्तंभों की संख्या है 1, 2, 3, 4 और स्तंभों की संख्या है 4। अतः इस अवयव में कुल कितने तत्व होंगे, तो 3 का गुणा जब 4 में करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 12। तो इसे प्रैक्टिकली आप देख भी सकते हैं कितने तत्व हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अतः इस अवयव में कुल कितने तत्व हैं, तो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उससे प्राप्त जो रिजल्ट होता है वही तत्वों की संख्या होती है। अतः तत्वों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 गुणा 4 में करने के बाद प्राप्त हुआ 12। पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का आपस में गुणा कर देते हैं।
तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर होगा 12 तत्व। इसका उत्तर हो जाएगा 12 तत्व। अब हम आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इस आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं। तो 1 2 3। तो बी का आंसर हो जाएगा, इस बी का उत्तर हो जाएगा कि इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है। तो पंक्तियों की संख्या 3 है। तो इसका उत्तर जाएगा 3 पंक्ति। इसका उत्तर जाएगा 3 पंक्ति। बी का उत्तर हो जाएगा 3 पंक्ति। अब हम आ जाएंगे सी पे। सी का क्वेश्चन है कितने स्तंभ है, अर्थात इस आव्यूह में कितने स्तंभ है। तो सी का उत्तर हम लोग लिखेंगे। सी का उत्तर हो जाएगा, इसमें स्तंभों की संख्या बतानी है सी में। तो सी में स्तंभों की संख्या हो जाएगी 1 2 3 4। तो सी में स्तंभों की संख्या 4 जाएगी। क्या लिखेंगे, 4 स्तंभ। 4 स्तंभ। अब हम आ जाएंगे डी पे। डी में क्वेश्चन है इसका क्रम क्या है, अर्थात इस आव्यूह के क्रम क्या है, क्या इस आव्यूह का क्रम क्या है। इस आव्यूह का क्रम देखेंगे तो डी का उत्तर हो जाएगा, डी का उत्तर हो जाएगा, इसका क्रम बताना है। तो क्रम के समय में आपको बताया था क्रम होता है पंक्ति गुणे स्तंभ। क्रम क्या होता है, पंक्ति गुणे स्तंभ। तो इसका क्रम हो जाएगा डी का पंक्ति गुणे स्तंभ, याम इंटू यान। तो पंक्ति गुणे स्तंभ होता है। तो आप इसका क्रम पंक्ति गुणे स्तंभ होता है, लेकिन इस आव्यूह का क्रम क्या होगा। तो पंक्तियों की संख्या कितनी थी, 3। तो पंक्तियों की संख्या 3 थी और स्तंभों की संख्या 4 थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका क्रम क्या होगा। तो इसका क्रम होगा 3/4। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यह जो आव्यूह है ये 3/4 के क्रम में। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न आव्यूह का क्रम लिखिए तथा यह भी बताइए कौन कौन आव्यूह वर्ग आव्यूह है। इन 4 आव्यूह को आप लोग देख रहे हैं, ए बी सी और डी। इन चारों आव्यूहों का क्रम बताना है कि एक आव्यूह किस क्रम में है, और ये बताना है कि इस आव्यूह में कौन सा आव्यूह वर्ग आव्यूह है। तो किसी आव्यूह का क्रम या कोटि बताने के लिए हम जानते हैं कि सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पंक्ति का गुणा स्तंभ, यानी पंक्ति इंटू स्तंभ के रूप में लिखना ही किसी आव्यूह का क्रम या कोटि होता है। तो सबसे पहले आप ए वाले को देखेंगे। ए वाले क्वेश्चन को जब हल करेंगे तो सबसे पहले हम ए वाले जब हल करेंगे तो इसमें देखेंगे कि पंक्ति गुणे स्तंभ के रूप में। जब इसको हम देखेंगे तो ए वाले को हल करेंगे तो हम लिखेंगे पंक्ति गुणे स्तंभ, अर्थात पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। गुणे स्तंभों की संख्या से देखते हैं इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 2 3। तो पंक्तियों की संख्या है 3 और स्तंभों की संख्या है 1 2। तो स्तंभों की संख्या है 2। अतः इस आव्यूह में ये जो पहला आव्यूह है ए, इस आव्यूह का क्रम है 3/2। अर्थात इसमें आपको बताना था, क्रम बताना था कि कोई भी आव्यूह किस क्रम का है। तो इस आव्यूह को ये बताना है तो होगा पंक्ति गुणे स्तंभ। तो पंक्ति संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या 2 है। तो अतः यह स्तंभ, इस आव्यूह का क्रम होगा 3/2। और ये बताना है कि यह आव्यूह वर्ग आव्यूह है कि नहीं। तो आप देख पा रहे हैं कि जब जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है उसी आव्यूह को वर्ग आव्यूह कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में सारी चीज़ों पर अच्छी तरह से चर्चा किया है मैंने। तो इसमें आप देख रहे हैं कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर नहीं है, इसलिए यह आव्यूह वर्ग आव्यूह नहीं है। यह आव्यूह वर्ग आव्यूह नहीं है। वर्ग आव्यूह नहीं है। अब हम बी को हल करेंगे। तो जब बी को हल करेंगे तो आप देखेंगे फिर वही चीज, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या।
पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। तो इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1 2 3। तो पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या 1 2 3, स्तंभों की संख्या भी 3। तो आप इसका जब क्रम बताएंगे तो इस आव्यूह का क्रम होगा 3 × 3 या 3/3। यह इस प्रकार से पंक्ति किसी आव्यूह का क्रम या कोटि बताते हैं। अब हम ये देखेंगे कि यह आव्यूह वर्ग आव्यूह है कि नहीं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर होता है, ऐसे आव्यूह को हम लोग वर्ग आव्यूह कहते हैं। अतः यह आव्यूह एक वर्ग आव्यूह है, यह एक वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है। ए और बी को हल करने के बाद हम लोग सी को हल करेंगे। तो सी होगा, सी को जब हल करेंगे तो सी का हल होगा, सी को जब हल करेंगे तो सी का हल होगा पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या कितनी हो रही है? 1 2 3। तो पंक्तियों की संख्या है 3 और स्तंभों की संख्या है केवल 1। तो अतः इस आव्यूह का जो ये आव्यूह है, इस आव्यूह का क्रम या कोटि होगा 3/1, अर्थात यह आव्यूह वर्ग आव्यूह नहीं होगा, क्योंकि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर नहीं है, इसलिए यह आव्यूह वर्ग आव्यूह नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे डी पर। तो डी को जब हल करेंगे, डी को हल करेंगे तो पाएंगे कि पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या, यह क्रम या कोटि है। ये इसी तरह से हम किसी आव्यूह का क्रम बताते हैं। तो इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? तो पंक्तियां केवल 1 हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1 गुणे क्या चिन्ह, स्तंभ कितने हैं? 1 2 3, स्तंभ हैं 3। अतः इस आव्यूह का क्रम होगा 1/3। अतः यह आव्यूह भी वर्ग आव्यूह नहीं होगा, क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर होता है, वही आव्यूह वर्ग आव्यूह कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आव्यूह के निम्न समीकरणों में से x y z का मान बताइए। फ्रेंड्स, ये आव्यूह के निम्न समीकरणों में से x y z का मान बताइए। कुछ आव्यूह के समीकरण दिए गए हैं जिसमें x y और z का मान बताना है। इस तरह से अन्य भी क्वेश्चन है, लेकिन सबसे पहले हम इसका तीसरे का ए हम हल करेंगे। पहले ये हल करेंगे, फिर बी हल करेंगे, फिर सी हल करेंगे। उन समीकरणों में से x y और z का मान बताना। सबसे पहले ये देखेंगे, तो अगर कोई आव्यूह किसी दूसरे आव्यूह के बराबर होता है तो इसका एक तत्व दूसरे इसके तत्व के, इसका एक पहला तत्व इसके पहले तत्व के बराबर होता है। तो ये जिस नियम के अनुसार ये होगा इसके बराबर, ये होगा इसके बराबर, ये होगा इसके बराबर और ये होगा इसके बराबर। तो हल करेंगे, इस समीकरण को हल करेंगे और हम लोग x y z का मान बताएंगे। तो हो जाएगा 2x + y = 10, 2x + y = 10 समीकरण पहला। x - y = -1, x - y = -1 समीकरण दूसरा। x - z = 2, x - z = 2 समीकरण तीसरा। x - y + z = 8, x - y + z = 8 समीकरण चौथा। अब इन चारों समीकरणों को लेकर के हम x y और z का मान निकालेंगे। x y और z का मान निकालने के बाद हम फिर अगला क्वेश्चन बी हल करेंगे, उसके बाद सी हल करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम ए को हल कर रहे थे, तो इन
समीकरण से हम लोग अभी एक्स वाई जेड का मान निकालेंगे। चारों समीकरणों से हम लोग एक्स वाई और जेड का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें ध्यान देंगे कि यदि हम समीकरण 4 में से समीकरण 2 को घटा दें, समीकरण 4 में से समीकरण 2 को घटा दें तो हमें जेड का मान निकल जाएगा। समीकरण 4 में से समीकरण 2 को हटाने पर समीकरण 4 में समीकरण 2 को घटाएंगे। समीकरण 4 है एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर 8 और समीकरण 2 है एक्स माइनस वाई बराबर -1। अब समीकरण 4 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। जब घटाते हैं तो चिन्ह उल्टा हो जाता है। तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि 8 और ये माइनस चिन्ह नहीं लेंगे, अब प्लस लेंगे तो ये +1 और 8 मिल करके हो जाएगा 9। बराबर है तो बराबर का चिन्ह होगा। जेड देखिए एक्स प्लस में और एक्स माइनस में ये कट जाएगा और वाई का मान ये माइनस या प्लस लेंगे तो प्लस और माइनस ये भी कट जाएगा तो बच जाएगा जेड। तो जेड का मान यहाँ प्राप्त हो गया 9। अब हम जेड का मान प्राप्त हो गया 9। अब हम लोग यदि जेड का मान हम जेड का मान समीकरण 3 में रख करके एक्स का मान निकाल लेंगे। अब जेड का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 है एक्स माइनस जेड बराबर 2 तो हो जाएगा एक्स माइनस जेड का मान 9 तो लिखेंगे 9, एक्स माइनस जेड का मान 9 तो लिखेंगे 9 बराबर है 2 तो हो जाएगा एक्स बराबर -9, इधर आएगा तो +9 हो जाएगा तो 2 + 9 अर्थात एक्स का मान हो जाएगा 11। तो एक्स का मान आ गया 11 और जेड का मान आया 9। अब एक्स का मान यदि हम समीकरण 2 में रख दें, एक्स का मान यदि समीकरण 2 में रख दें तो वाई का मान निकल जाएगा। लिखेंगे एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x का मान जो समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 है एक्स माइनस वाई बराबर -1, जबकि x का मान है 11 तो हम लिखेंगे 11 माइनस वाई बराबर -1। तो हम लिख सकते हैं माइनस वाई बराबर -1, 11 प्लस में है इधर आएगा तो -11 तो -1 और -11 मिल करके ये माइनस वाई का मान हो जाएगा -1 और -11 मिलकर हो जाएगा -12 तो माइनस कट गया तो वाई का मान हो जाएगा 12 और इस प्रकार से हम लोग x का मान निकाले 11, y का मान निकाल लिए 12 और z का मान निकाल लिए 9 निकाल पाए, जिसमें x का मान 11, y का मान 12 और z का मान 9। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। इस आव्यूह के अन्य समीकरण को हल अगले वीडियो में करते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी और आप भी ऊब जाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें ताकि मैं अन्य वीडियो भी आपके लिए बना सकूं। इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।